वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 33 फॉर क्लास 10th विज्ञान की वर्कशीट है जो कि 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में भी बच्चों हम चैप्टर 3 धातु एवं अधातु को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने धातुओं की और अधातुओं की जो भौतिक गुण धर्म है उनकी तुलना की थी और भौतिक जो भी गुण धर्म है उनके बारे में पढ़ा और रासायनिक गुण धर्म हम पढ़ रहे थे। तो आज का जो इसमें टॉपिक है फर्स्ट वो क्या है, अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो देखिए, धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को आप बच्चों आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, जी हाँ, पॉप साउंड के द्वारा। जो फट फट की ध्वनि होती है इसके जलने से आती है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ओके, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। सोडियम एग्जाम्पल दिया है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। उसके बाद बच्चों देखिए, जो कॉपर है वो तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है बच्चों। तो डायग्राम में क्या है कि तांबा जो है यानी कॉपर वो रिएक्ट नहीं करता, जबकि जो जस्ता है, मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट करते हैं, ये अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। क्यों नहीं करता, तांबा क्यों नहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? तो बच्चों देखिए, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, जो ये कॉपर है तांबा, ये हाइड्रोजन से नीचे यहाँ पर उपस्थित है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो जो धातुएं हैं उनकी सक्रियता वो कम होती चली जाती है, यानी उनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कम हो जाएगी। और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर कॉपर क्लोराइड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो धातुएं हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। यानी धातुएं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है कि वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन देने वाला है। ओके, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑक्सीकारक क्या होते हैं, यानी ये एक तरह का ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीजन देने में हेल्प करेगा। यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ये उसको साथ साथ क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देगा, जिसके कारण क्या होगा, वो जो है जल में परिवर्तित हो जाएगा और स्वयं ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, ऑक्साइड यानी जैसे N2O हो सकता है, NO नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें ये अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करती है नाइट्रिक अम्ल के साथ और क्या फॉर्म करती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाती है। इसी तरह मैग्नीज भी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे सक्रियता श्रेणी को। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, उस श्रेणी को हम क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं धातुओं की। अब ये क्रियाशीलता श्रेणी है बच्चों, ये जो श्रेणी है इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं पोटाशियम, सोडियम। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, जो इनकी सक्रियता है वो कम होती चली जाती है। आप देख पा रहे हो घटती अभिक्रियाशीलता। उसके बाद लास्ट की जो धातुएं हैं वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, ना के बराबर। तो इस जो
सक्रियता श्रेणी है इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सक्रियता श्रेणी है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करेगी। तो देखिए ट्रिक क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है, इसमें आप कैसे याद कर सकते हो। केदारनाथ के नाथ से Na सोडियम, का यानी कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता Pb लेड, है हाइड्रोजन, कुछ Cu कॉपर, हींग Hg, अजवायन Ag और Au क्या है बच्चों, गोल्ड और पड़ेंगे। तो इस तरह से केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवायन और पड़ेंगे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हो। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह आप सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी जो धातुएं हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं, कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी वो कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से विस्थापित कर सकती हैं। ये आपने विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ी है चैप्टर फर्स्ट में, तो आपने इनको अच्छे से डिस्कस भी किया है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट हम कि मैग्नीशियम से शीशे तक। देखिए मैग्नीशियम से यहाँ से लेकर लेड तक ये जो धातुएं हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की सभी धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो कॉपर से जो गोल्ड है ये सामान्य जो धातुएं हैं उनकी तरह अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संक्षारित नहीं होते। जो सोने जैसी धातुएं हैं वो उन पर किसी तरह का जो है कोई ऑक्साइड नहीं बनते, ठीक है। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी धातुएं आसानी से ऑक्साइड्स बना देती हैं। और हाइड्रोजन यहाँ पर एक गैर धातु है, ठीक है। ये जो है एक क्या है, अधातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है। इसको बच्चों हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग से जगह दी गई है, क्योंकि इसके कुछ गुण जो है धातुओं से मिलते हैं, कुछ अधातुओं से मिलते हैं, लेकिन इसको भी यहाँ पर जगह दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में बहुत ज्यादा मददगार है। अब हम देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो दूसरे विलयन जो है उसके साथ, दूसरी धातुओं के जो विलयन है उनके साथ कैसे अभिक्रिया कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर धातु A है और उसकी अभिक्रिया करवाई गई है B का लवण विलयन। कोई भी धातु है B, उसका लवण विलयन है, तो यहाँ से क्या होगा, जो बनेगी अभिक्रिया वो क्या है कि A का जो लवण विलयन है वो बनेगा और धातु जो है वो ऐसे अलग निकल जाएगी, B धातु। सो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसने क्या फॉर्म किया, FeSO4 प्लस कॉपर। सो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से नीले रंग का FeSO4 बन गया और कॉपर जो है वो निकल गया। उसके बाद कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इससे क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बच्चों निकल गया। यहाँ से CuNO3 ओके। तो कॉपर, यहाँ से कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का जो है ये होगा, नीले रंग का, और सिल्वर ये जो है ये एज इट इज निकल गया, ठीक है, चांदी। सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है, ठीक है। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो बच्चे सभी धातुएं जो है, ना तो सभी धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना ही सभी ऑक्सीजन के साथ करती हैं, ना ही सभी एसिड के साथ करती हैं। सो अलग अलग धातुओं की अलग अलग अभिक्रियाशीलता है और ये जो अभिक्रियाशीलता है इनकी, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जो आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको दिखाया गया है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये आयरन सल्फेट का विलयन है। इसके अंदर हमने लोहे की कील जो है डाली हुई है और इसके अंदर तांबे का तार डाला हुआ है। तो यहाँ किसमें अभिक्रिया होगी, यहाँ पर जब आप कुछ देर बाद इन कीलों को निकालोगे तो लोहे की कील पे कुछ इस तरह से आपको भूरे रंग की परत जो है वो दिखाई देगी। वो परत दिखाई क्यों दी, क्योंकि जो यहाँ पर लोहा है वो तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से उसने उसको विस्थापित कर दिया और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। जो तांबा है वो अलग से यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जबकि इस वाली परत नली में कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि तांबा लोहे को उसकी जगह से विस्थापित नहीं कर सकता, वो उससे कम अभिक्रियाशील है।
इसीलिए तांबा लोहे को उसके जो उसका विलयन है आयरन सल्फेट का उससे अलग नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों जो काफी इजी हैं और आप इजीली इनको लिख सकते हो। जो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बच्चों कौन सी गैस उत्पन्न होगी? जी हाँ, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और यह अभिक्रिया भी लिखनी है आपको, जस्ते की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जस्ता जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। आप इसको संतुलित कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? तो कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ये किसका फॉर्मूला है? कॉपर नाइट्रेट का, जो कि नीला रंग का विलयन होता है। और सिल्वर जो है यहाँ अलग से निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है बच्चों वो है कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत से छेद हो गए, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखना है। तो देखिए हमने देखा था कि जो लोहा है Fe वो क्या है? वो जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी लोहे का बर्तन है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है वो डाल के रख दिया गया, तो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा? ये इसको इसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो क्या करेगा? और खुद जो है फेरस सल्फेट का विलयन बना लेगा और कॉपर अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण आयरन तो जो है वो लगातार क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करता रहेगा, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो गए? बहुत सारे छेद हो गए। लोहा कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया होने के बाद बर्तन में बहुत से छेद हो जाते हैं और ये अभिक्रिया होगी। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? इस क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन है और टेबल में आपको जो है 4 विलयन दिए गए हैं आयरन सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। 4 आपको धातु दी गई हैं A, B, C एंड D। आपको इस टेबल के जो है आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C, D के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पहले तो ये देख लेते हैं बच्चों की जो ये विलयन दिए गए हैं इनमें जो धातु हैं उनकी अभिक्रियाशीलता क्या है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इनमें कौन है? जिंक। जिंक के बाद कौन है? आयरन। उसके बाद कौन है? कॉपर। ओके, और लास्ट में कौन है? सिल्वर, Ag। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु वो होगी यहाँ पर जो कि जिंक सल्फेट के साथ जो है जिंक सल्फेट का जो विलयन है उससे जिंक को हटा दे। ठीक है ना, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, अभिक्रियाशील होगी। लेकिन ऐसी तो इनमें कोई भी नहीं है, ना इसके साथ ए के यहाँ पर कोई अभिक्रिया हो रही है, ना इन तीनों में कोई अभिक्रिया हो रही है। तो दूसरे नंबर पे हम कौन सी देखेंगे कि वो धातु होगी यहाँ पर ज्यादा क्रियाशील जो कि आयरन को उसकी जगह से विस्थापित कर रही होगी। तो आयरन को कौन सी कर रही है? ये देखिए लोहे को तीनों A, C और D तीनों में कोई उसको विस्थापित नहीं कर रहा, जबकि जो B है वो उसको विस्थापित कर रही है। यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो गई बच्चों? B जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए धातु क्या है? ये है धातु B। इसको अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होगा? तो देखिए कॉपर सल्फेट, अब B तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर क्या है? अभिक्रियाशील है। तो इसको जब हम डालेंगे तो अभिक्रियाशीलता B की ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा? BSO4, और जो तांबा है वो अलग से निकल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगी, विस्थापन क्रिया यहाँ पर होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? धातु A, B, C एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले चारों जो धातुएं हैं उनकी अभिक्रियाशीलता का पता लगाना होगा कि कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है? B। अब हम देखते हैं A धातु को। A जो धातु है वो आयरन सल्फेट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं कर रही है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है उसको वो विस्थापित कर रही है। यानी जो भी A धातु है वो कॉपर से तो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, ज्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन जो आयरन सल्फेट है उससे उसकी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है।
ओके, तो यानी बी से तो ये कम अभिक्रियाशील हो गई। अगर हम सी को देखें तो देखो बच्चों, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई नहीं, यानी जो सी है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यानी यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा अभिक्रियाशील है सी, यानी सी क्या होगी, सी एक तरह से यहाँ पे कॉपर है। और डी को अगर हम देखें तो कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो डी यहाँ पर क्या है, डी बहुत ही कम रिएक्टिव है, सबसे कम अभिक्रियाशील है क्योंकि किसी को विस्थापित नहीं कर रही है, तो ये क्या होगी, ये सिल्वर होगी। उसके बाद देखिए जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो बी हो जाएगी, और जो अब एक ही बच गई हमारी तो वो क्या रहेगी, वो ए होगी, यानी वो क्या होगी, आयरन ही होगी। तो ये इसकी जो है यहाँ पर श्रेणी होगा। तो अगर आप इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ज्यादा है किससे, ए से, ए ज्यादा है सी से, एंड सी ज्यादा है डी से। डी जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पर रहेगी। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।